वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श पुस्तक का भाग गद्यखंड। गद्यखंड में पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसमें बचेंद्री पाल जो एक साहसी महिला है और जिन्होंने एवरेस्ट फतह की थी, उन्होंने एवरेस्ट विजय के दौरान अपने रोमांचक यात्रा का संपूर्ण विवरण पाठ में किया है और इस पाठ में उन्होंने जो लेखनी का प्रयोग किया है वह भी उनकी स्वयं की है, अर्थात उन्होंने संपूर्ण बातों को अपने कलम से बद्ध किया है, कलमबद्ध किया। ये जो पाठ है इसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों को पार करना पड़ा और साथ ही साथ वो अपने मित्रों के साथ भी कदम से कदम मिलाती रहीं। उन्होंने बहुत सारे खतरों को झेला। तो पाठ के गद्यांश की एक एक लाइन की मैं व्याख्या करूंगी, आदर्श पाठ करूंगी और आप सभी को इसे समझना है। चलिए आरंभ करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। लेखिका बताती हैं कि 7 मार्च को वो सभी जो उनके साथ पर्वतारोही जा रहे थे दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल पड़े। उनका जो दल था वो बहुत ही मजबूत था, जिससे कि वह दल को बेस कैंप पहुंचने में दुर्गम रास्ते, जो उनसे पहले जो एक दल गया हुआ था वो बेस कैंप पहुंच गया था और वो सारे रास्तों में जो कठिनाइयां थी, जो परेशानियां थी, उन्हें बताने का प्रयास कर रहा था। किसे? लेखिका के दल को। लेखिका कहती हैं कि जब वो वहां पहुंची तो वो नमचे बाजार में पहुंची। नमचे बाजार जो है वह शेरपा लैंड के नाम से मशहूर है, या ये कहा जाए नमचे बाजार जो है वह शेरपा लैंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा कौन होते हैं? शेरपा कुली होते हैं या शेरपा वो होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी रास्तों पर सामान लेकर ऊपर चलते हैं। और नमचे बाजार किस लिए प्रसिद्ध था? क्योंकि वहां उसे शेरपा लैंड भी कहते हैं। वहां बहुत सारे शेरपा कुली होते हैं जो आसपास के गांव से ही होते हैं और वहां आने वाले पर्वतारोहियों के सामान को उठाकर ऊपर चढ़ने का कार्य करते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां मैंने एवरेस्ट को सबसे पहली बार निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। सागर माथा का क्या अर्थ होता है? सागर का माथा अर्थात उस सागर का गौरव, उस सागर का आन-मान शान। जिस प्रकार हमारा शरीर जो है उसके सबसे ऊपरी हिस्से को मस्तक कहते हैं और ये मस्तक जो है हमारे शान का प्रतीक होता है, हमारी इज्जत का प्रतीक होता है। उसी प्रकार सागर से बहुत ऊंचाई पर रह रहा या सागर से बहुत ऊंचाई पर बना एवरेस्ट जो है वो भी उसके माथे के समान था और सागर की आन-बान शान है, इसलिए लोगों ने वहां पर उसका नाम सागर माथा रखा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। लेखिका कहती हैं कि जैसे उन्होंने एवरेस्ट को देखा तो वह गौर से देखती रह गई। उन्हें लगा कि वहां पर बर्फ का एक बहुत बड़ा फूल है या फिर पर्वत की शिखर पर कोई ध्वज लहरा रहा है, जबकि वहां पर क्या हो रहा था? मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। जबकि मैंने कहा ना वहां पर क्या था? वहां पर हवा तेज चल रही थी और ऊपर ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए हवा के तेज चलने से ऐसा लग रहा था बर्फ उड़ रही थी और लेखिका को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वहां पर बर्फ का फूल रखा है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसके लिए कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। लेखिका कहती हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे मौसम खराब हो या कुछ भी हो, मैं डरती नहीं थी, बल्कि मैं एवरेस्ट पर फतह करना चाह रही थी। जब मैंने एवरेस्ट के रूप को देखा तो मैं आकर्षित हो गई और इसके
पहुंचने के लिए या इसके आसपास भी जाने के लिए जो कठिनाइयां थी उनका मैं सामना करना चाहती थी। लेखिका आगे बताती हैं, जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब वह 26 मार्च को पेरिस पहुंची तो उन्हें पता चला कि बर्फ के खिसकने से, जो बर्फ की पहाड़ियां हैं उनके थोड़ा खिसकने के कारण एक शेरपा कुली मर गया है, और यह दुखद समाचार उन्हें वहीं मिल गया। उन्हें आगे पता चला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोहेत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई है। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। उन्हें यह भी पता चला कि जो कठिनाइयां हैं वह बढ़ रही हैं और बर्फ का एक बहुत बड़ा गोला या बहुत बड़ी चट्टान जो है वह नीचे खिसक आई है, और कुल 16 शेरपा कुलियों में से एक की तो मृत्यु हो गई है और 4 घायल हो गए हैं। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद होता है दुख या उदासी को देखकर जो नेता थे, किसके 2 दल गए थे। एक दल था पहले गया था और पहले ही वहां के जो परेशानियां थी, जो वहां पर कठिनाइयां थी उनके बारे में दूसरे दल को अवगत कराता था। जो दूसरा दल था वो लेखिका का था और लेखिका के दल के जो नेता थे वो कर्नल खुल्लर थे। कर्नल खुल्लर ने सभी को स्पष्ट कर दिया, जितने लोग लेखिका के साथ आए थे एवरेस्ट को फतह करने के लिए, इस अभियान में शामिल होने के लिए, उन्होंने कह दिया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकारनी चाहिए। यानी आप इतने बड़े मकसद से आए हैं, आप इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने आए हैं, एवरेस्ट जैसे कठिन पर्वत पर चढ़कर, चोटी पर चढ़कर आप उसे फतह करना चाहते हैं, और इस महान अभियान में, इस महान कार्य में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई खतरा हो जाता है तो उसे हमें सरलता से स्वीकार करना चाहिए, ना कि उदास होकर बैठना चाहिए। जो उनके पहले दल के उपनेता थे प्रेमचंद, वो अग्रिम दल का, मैंने कहा कि 2 दल थे इसमें, तो जो आगे दल गया था जिन्हें रास्ते का निरीक्षण करना था, वो उस दल का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, पहला कैंप कहाँ लगा था, कैंप 1 नाम दिया गया था उसे, और वह 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। जो पहला कैंप बना था वो 6000 मीटर के ऊंचाई पर बना था और ये हिमपात के ठीक ऊपर था, जबकि हिमपात हो रहा था, तो इस कारण से जो अग्रिम दल था उन्होंने रास्ते को साफ कर दिया, यह लेखिका के दल को बताया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर, झंडियों से रास्ते को चिन्हित किया गया कि रास्ता इस तरफ है, क्योंकि बर्फ गिरने से कभी कभी रास्ता पुनः ढका जा सकता है, पुनः रास्ता जो है वो बर्फ से ढक सकता था। तो इसलिए उन्होंने बताया कि हमने पेड़ों पर झंडियां भी लगा दी हैं, साथ ही साथ हमने रस्सियां बांध दी हैं, ताकि सभी को यह पता चल सके कि रास्ता किधर है। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया था। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मौसम है वो अनिश्चित होता है, अनियमित होता है, कभी भी बदल जाता है। हिमपात हो सकता है, हिमपात यानी बर्फ की बारिश हो सकती है। ग्लेशियर जो बर्फ पिघलती है वह एक नदी के रूप में होती है, उस नदी के कारण भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो अग्रिम दल था जिन्होंने रास्ता साफ किया था उनका रास्ता दोबारा से बांधक हो सकता है। पहले कैंप, बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु का समाचार मिला। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। आप सोच के देखिए कि आपने कहीं बहुत बड़ा कदम उठाया है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए और आपको बार बार रास्ते में कुछ कुछ कठिनाइयां पहले ही पता चले, तो जाहिर सी बात है जिस आशा, जिस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे वो आशा और वो उम्मीद आपको नहीं मिलेगी।
तब इतने में लेखिका को भी यही बात थी कि लेखिका को यह पता चला कि एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, जहां पर बेस कैंप लगा था। दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत और उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। लेखिका कहती हैं कि मैंने एवरेस्ट को पहले भी देखा था, पर बड़ी दूरी से देखा था, लेकिन अब मैंने थोड़ा करीब से देखा है एवरेस्ट को, और साथ ही साथ उसके साथ आसपास की ऊंचाइयों से घिरी हुई टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदियों को भी देखा है। वह उन्हें बहुत आकर्षक लग रहा था। लेखिका आगे बताती हैं, हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात मतलब कि बर्फ के खंड तो गिरेंगे, पर किसी व्यवस्थित रूप से नहीं गिरेंगे, अव्यवस्थित रूप से कहीं भी गिर सकते हैं, किसी भी दिशा में गिर सकते हैं। लेखिका ने कहा कि हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं। अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थीं। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और उस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। क्योंकि बर्फ था, चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और कुछ था नहीं, तो बर्फ कभी भी पिघल सकती थी, ग्लेशियर नदी बह सकती थी, कभी भी चट्टानें खिसक सकती थी, बर्फ की चट्टानें गिर सकती थी और उन चट्टानों में लेखिका या कोई अन्य व्यक्ति दब सकता था। ये सब सोचना लेखिका के लिए बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की थी कि उन्हें जानकारी मिली कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी हिमपात जो है वह 1 दर्जन लोगों को, जो साथ चल रहे हैं पर्वतारोहण के लिए, उन लोगों को और शेरपा कुलियों को प्रतिदिन दिखाई देता रहेगा, छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। लेखिका ने कहा, दूसरे दिन हम आगे बढ़े और हिमपात के आधे रास्ते तक अपना सामान ले गए। जो उनके साथ, लेखिका के दल के साथ गई थी, डॉक्टर मीनू मेहता, उन्होंने बताया, लेखिका और उनके दल को बताया कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल कैसे बनाते हैं। लट्ठों यानी लकड़ियों और रस्सियों का उपयोग बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर कैसे करते हैं। किस प्रकार आप इन दीवारों, इन रस्सियों का प्रयोग करके, इन सीढ़ियों का प्रयोग करके, सभी चीजों का प्रयोग करके एवरेस्ट के ऊपर चोटी पर जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारे अभियांत्रिक कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तीसरे दिन बताया गया था कि आपको बेस कैंप से सामान उठाना है और ऊपर की ओर चढ़ाई करनी है। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे, जो इनके साथ गई थी, क्योंकि जो दल होता है वो अकेले किसी व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारे पर्वतारोही आते हैं, जो पर्वत पर या ये कह लीजिए कि जिस पर्वत को कहा गया है उस पर्वत पर फतह करना चाहते हैं, उस चोटी पर पहुंचना चाहते हैं। हमारे पास एक वॉकी टॉकी भी था, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। उन्होंने यह संतोषजनक प्रगति थी। उन्होंने कहा, हमारे साथ जो अंगदौरजी, लोबसांग, गगन बिस्सा ये लोग आए हुए थे, ये साउथ पोल पहुंच गए, यानी आगे के कैंप में पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर 7900 मीटर ऊपर उन्होंने कैंप लगाया, जो उन्हें अच्छा लगा। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। तेंजिंग कौन? तेंजिंग शेरपा कुली, जिन्होंने एवरेस्ट फतह की थी। वो उनके साथ उनके बेस कैंप में आए थे अपनी बेटी के साथ, जिनका नाम था डेकी, और उन्होंने सभी का उत्साह बढ़ाया, सभी का उत्साहवर्धन किया। साथ ही वह बताते कि उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। उन्होंने सभी से बात की। लेखिका कहती हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ
एवरेस्ट उनके लिए पहला अभियान है। लेखिका यह भी स्पष्ट कर दिया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपने हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, जब लेखिका से बात करने की बारी आई तो लेखिका ने पहले ही कह दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग जो है वो हंसे, मुस्कुराए और लेखिका को कहा कि यह मेरा भी पहला अभियान था, लेकिन यह भी बता दिया कि शिखर पर पहुंचने से पहले मैंने 7 बार एवरेस्ट पर जाना शुरू किया था और 7 बार हार कर वापिस आ गए थे। फिर उन्होंने अपना एक हाथ लेखिका के कंधे पर रखा और उनसे कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे। लेखिका बताती हैं कि 15 से 16 मई को वह 1984 को वह कैंप नंबर 3 में थी और उनके साथ 10 व्यक्ति और भी थे। लोब्सांग, तंशारिंग मेरे तंबू में थे, एंडी शेरपा तथा और भी जो 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाई पर रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में भी थे। सभी गहरी नींद में सोए थे, लेखिका भी गहरी नींद में सोई थी। रात में 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर को कुचलती हुई आगे बढ़ गई। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। लेखिका ने कहा कि आधी रात को जब वो सो रही थी तो उस कैंप पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके सिर के ऊपर कोई ठंडी सी चीज टकराई है और साथ ही साथ वह ठंडी सी चीज जो है वह उन्हें कुचलती हुई आगे बढ़ गई है। लेखिका कहती हैं कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। अब जानना यह था कि यह चीज थी क्या, यह क्या हो गया था। एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधे ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेखिका कहती हैं यह था क्या? यह था एक बर्फ का बहुत बड़ा पिंड जो सीधे हमारे कैंप पर आकर गिरा था और वह लोहित से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आया था। वह हिमपिंड नहीं लग रहा था, बल्कि वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है तेज गति और भीषण गर्जना के साथ, भीषण आवाज के साथ सीधे ढलान से नीचे आ रही है और उसने कैंप को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। लेखिका कहती हैं अच्छी बात तो ये थी कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग जो लेखिका के साथ थे अपनी स्विच छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने लगे और उसमें सफल भी हो गए। तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। लेखिका कहती हैं अगर उन्होंने स्विच छुरी से लोब्सांग ने उन्हें बाहर ना निकाला होता तो शायद वो बर्फ में दबकर उनकी मृत्यु हो गई होती या शायद बर्फ में दबकर वह कहीं गुम हो गई होती। परंतु उन लोब्सांग ने क्या किया? हिमपिंडों को या बड़े बड़ी कड़ी चट्टानों को बर्फ का खुदाई की और उस बर्फ की कब्र से लेखिका को बाहर निकालना है। सफल भी हुए। लेखिका कहती हैं कि सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा कुली की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने खुले शब्दों में कहा, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा का कार्य एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। लेखिका कहती हैं कि जब सुबह हुई तो देखा गया कौन घायल है, फिर तुरंत ही वहां पर मदद के लिए बुलाया गया। एक शेरपा कुली की टांग टूट गई थी तो उसे खुद ही स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसे ले जाया गया। जबकि हमारे कैंप के जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने सभी की प्रशंसा की और कहा कि इतनी ऊंचाई पर भी सुरक्षा के कार्य
एक जबरदस्त साहसिक कार्य है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डी के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और कहा, क्या तुम भयभीत थी? मैंने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? लेखिका ने कहा, नहीं। लेखिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के नहीं में जवाब दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन ही अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू कर दी। लेखिका कहती हैं, जैसे ही वो साउथ कोल पहुंची तो उस कैंप में उन्होंने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई को आरंभ कर दिया कि क्या क्या तैयारी उन्हें करनी है। लेखिका ने कहा कि मैंने खाना, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू, जो लेखिका के साथ गए थे और उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे, अभी बहुत पीछे थे, बेस साउथ कोल नहीं पहुंचे थे। लेखिका कहती, मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस ले और दूसरे को चाय से भर कर नीचे ले जाने का निश्चय किया। लेखिका कहती हैं, बर्फीली हवाएं भी चल रही थीं। जैसे ही तंबू के बाहर उन्होंने कदम रखा, ठंडी ठंड थी, पर वो बाहर जाना चाहती थी। उनकी मुलाकात तभी उनकी मित्र मीनू से हुई। की और जय, जो उनके मित्र थे, वो पीछे रह गए थे। तो लेखिका ऊपर चढ़ने के बाद ठीक नीचे आई और उन सभी को चाय पिलाई, बड़ी कृतज्ञता पूर्वक चाय पिलाई और फिर उन्हें सहायता दी। लेखिका कहती हैं, मुझे और आगे जाने से रोकने की उन्होंने कोशिश की, मगर मुझे मिलना भी था अपने मित्र से। यानी नीचे तो वो उतरी तो वहां पर उनका मित्र जय मिला, मीनू मिले। साथ ही साथ वो कहती हैं कि उन्होंने मुझे नीचे जाने से रोका क्योंकि मैं बहुत ऊपर आ चुकी थी। पर लेखिका ने उनकी बात नहीं सुनी, कहा कि मुझे अपने मित्र की से भी मिलना है। थोड़ा सा आगे और नीचे उतरने पर लेखिका ने देखा और यह देखकर हक्का बक्का रह गई कि जो उनका मित्र था वह उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? की ने कहा। लेखिका ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा। उसने पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे ही सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। सभी साउथ कोल कैंप पर चले गए क्योंकि उन्हें वहां सुरक्षा और आराम लग रहा था। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल जो जगह थी उसे कहा जाता था कि वह पृथ्वी से बहुत अधिक कठोर जगह है। अगले दिन वह कहती हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई। मैंने बर्फ को पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का नाश्ता किया। मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल गई। अंगदौर जी जो उनके साथ आए थे वह बाहर खड़े थे और बाकी कोई आसपास नहीं था। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर रहना नहीं चाहते थे क्योंकि उससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। लेखिका कहती हैं, इसलिए उसे या तो उस दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल वापस आ जाना था या अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसे उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था, साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। लेखिका कहती हैं कि जब वो कैंप से बाहर निकली तो उन्होंने देखा अंगदौर जी बाहर खड़े हैं, परंतु वो ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उनके पैर ठंडे पड़ जाते। लेखिका से उन्होंने पूछा, क्या तुम चढ़ाई शुरू करना चाहोगी? लेखिका को समझ नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना और वापस आना क्या ठीक रहेगा। ऐसा तो नहीं रहेगा कि वह कठिन और श्रम साध्य, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और कठिन भी हो सकता है।
लेखिका कहती हैं इसके अलावा जो उनके मित्र अंगदौर्जी हैं उनके पैर भी तो ठंडे पड़ गए होंगे, और अगर ऊपर चढ़ते हुए उनके पैर ठंडे पड़ गए तो वह नीचे कैसे उतरेंगे। फिर भी लेखिका को अंगदौर्जी पर विश्वास था और अपने ऊपर भी पूरा विश्वास था। कैंप में बाकियों से पूछा पर कोई इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर्जी और लेखिका साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। था अपने कपड़ों में जो गर्मी को जो सर्दी को रोक रहा था और गर्मी उत्पन्न कर रहा था। लेखिका कहती है हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदौर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी थी। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर उठाया। लेखिका कहती हैं कि आगे चलते हुए जब वो 6:20 पर साउथ कोल से बाहर निकली तो धीरे धीरे दिन चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और साथ ही जो मौसम था वो सुहावना हो गया था। परंतु लेखिका कहती हैं कि वह रस्सी के बगैर ही उन्हें चढ़ाई करनी थी। जो चट्टानें थी वह इतनी सख्त भी थी और कहीं कहीं भुरभुरी भी थी, मानो जैसे शीशे की चादर बिछ गई हो। लेखिका कहती हैं कि फावड़ा चलाकर उसकी खुदाई करनी थी हमें और वहां से जमी हुई बर्फ को निकालना था। उन सभी खतरनाक स्थलों का वर्णन लेखिका ने किया है और कहा है कि मैंने इन सभी खतरनाक स्थलों पर सोच समझकर कदम उठाया है। 2 घंटे से कम समय में भी हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर्जी ने पीछे मुड़कर देखा, मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हमें शिखर पर दोपहर 1 बजे ही पहुंच जाएंगे। अंगदौर्जी कहते हैं कि पहले वाले जो भी लोग थे वह शिखर पर पहुंचने में उन्होंने 4 घंटे लगाए थे, लेकिन यदि हम लोग इसी गति से चलते रहें तो हम दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। साथ ही उन्होंने लेखिका से पूछा क्या तुम थक गई हो। तो लेखिका ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर और आनंदित होकर कहा नहीं। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के करों के कारण चारों ओर से उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला आ रहा था। लहाटू वह व्यक्ति जो लेखिका के साथ आए थे, एक तरीके से शेरपा कुली। उन्होंने क्या किया, दक्षिणी शिखर के नीचे जब लेखिका आराम कर रही थी तो धीरे धीरे वो वहां पहुंच गया। उन्होंने लेखिका को चाय दिया, लेखिका ने चाय पी, फिर उन्होंने नायलॉन की रस्सी दी जिसके सहारे लेखिका और अंगदौर्जी को ऊपर चढ़ना था। लेखिका कहती हैं कि क्योंकि हमेशा सामान्यतः क्या होता है, सभी 4 लीटर ऑक्सीजन में से लगभग 2.5 लीटर खर्च करते हैं, पर मैं 4 लीटर ऑक्सीजन में से लगभग 4 लीटर ही खर्च करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु मैं 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही लहाटू ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, लेखिका को महसूस हुआ कि रास्ता जो है वह और आसान होता चला जा रहा है। जैसे ही वो दक्षिण शिखर पर पहुंची वहां हवाएं बहुत तेज थी, भुरभुरी बर्फ भी उड़ रही थी, तो इसलिए चारों ओर दृश्यता शून्य लग रही थी। लेखिका को लगा कि कहीं कहीं बस थोड़ी देर में ऊंचाई से चढ़ना था, नहीं तो सब कुछ एकदम सीधा था। लेखिका कहती है मेरी सांसें मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत ही नजदीक है।
23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। लेखिका कहती हैं, मेरी सांसें मानो रुक गई थी और मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत ही नजदीक है। 23 मई को सन 1984 को दोपहर में 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी और लेखिका के लिए सबसे ज्यादा गर्वान्वित होने की बात थी कि वह एक पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतह की थी। लेखिका कहती हैं, एवरेस्ट शंकु की चोटी इतनी जगह नहीं थी। एवरेस्ट जो है वहां पर चोटी जो थी वो बहुत ही छोटी थी, बहुत ही सकरी थी, तो वहां पर दो लोग खड़े नहीं हो सकते थे। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न था कि सुरक्षा कैसे की जाए। लेखिका कहती हैं, हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई की, फिर उसके बाद अपने आप को सुरक्षित रूप से वहां खड़ा किया। उसके बाद घुटनों के बल बैठी बर्फ अपने माथे पर लगाया और मैंने उस सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। यानी जो सागर माथे का ताज है उसे चूमा, वहां के बर्फ को चूमा। बिना उठे ही मैंने थैले से दुर्गा माता का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाली। मैंने उनको अपने साथ लाए हुए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की, फिर उनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान हो आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौरजी ने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेखिका भी प्रसन्न थी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे। उन्होंने फोटो लेना शुरू कर दिया। उस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे बधाई दी और साथ ही कहा, मैं इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम जैसे महिलाओं पर गर्व है। अब तुम जैसे वापस आओगी ना, तो अब तुम ऐसे संसार में वापस आओगी जो तुमने पीछे छोड़ा हुआ था। आज जो संसार तुम्हें मिलेगा वह एकदम भिन्न होगा, एकदम अलग होगा, क्योंकि वो संसार जो है वह तुम्हारे साहस को दिखाएगा, तुम्हारे साहस का आदर करेगा। एक ऐसा संसार होगा। धन्यवाद।